एक सवाल के साथ आज के शो की शुरुआत कर रही हूं। एक आदमी के कितने नाम हो सकते हैं? एक या दो, ज्यादा से ज्यादा तीन। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि एक आदमी के कितने धर्म हो सकते हैं, तो आप कहिएगा कि धर्म तो एक ही होगा। लेकिन नहीं, जब बात धंधे की आती है तो नाम और धर्म में घोटाला हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ, पैकेजिंग गोपाल की और प्रोडक्ट तजम्मुल का। मामला शायद छिप भी जाता, लेकिन यह समय तो कांवड़ यात्रा का है। ऐसी यात्रा जो घोर धार्मिक है, सामाजिक है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या धार्मिक भावनाओं और आस्था के साथ सोच समझकर खिलवाड़ किया गया? सनातनी ढाबे में तजम्मुल का क्या काम है? अट्ठाईस जून को नाम बताया गोपाल। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल के नाम है। 29 जून को भी नाम गोपाल बताया। क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल नाम है जी। मुजफ्फरनगर के वैष्णो ढाबे वाला जो शख्स खुद को बार बार गोपाल बता रहा था, उसका सच सामने आ चुका है। जिस शख्स को लेकर हिंदू मुस्लिम का बवाल मचा था, उसकी हकीकत खुल चुकी है। खुद को गोपाल बताने वाला ये जो आदमी है, उसका असली नाम तजम्मुल है। ये बताओ पूरा नाम क्या है आपका? तजम्मुल। जोर से बोलिए। तजम्मुल। मुजम्मिल ने गोपाल नाम रखकर हाथ में कड़ा क्यों पहना, इसका भी राज खुल चुका है। देखो, जब मेरा नाम रखा उन्होंने गलत नाम रखा है, तो मुसलमान में हिंदू के बना दिया मुझे। ढाबे पर काम करने वाला तजम्मुल क्यों बना गोपाल? तजम्मुल ने अपनी पहचान क्यों छुपाई? क्या उस पर ढाबा मालिक ने दबाव बनाया? तजम्मुल के हाथ में कड़ा किसने पहनाया? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस पूरे हंगामे की शुरुआत कहां से हुई वो समझिए। 10 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। पिछले साल की तरह इस बार फिर कांवड़ यात्रा से पहले पहचान को लेकर घमासान छिड़ गया है। हिंदू संगठन कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चला रहे हैं। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटल और ढाबों की तलाशी ली जा रही है। पड़ताल की जा रही है कि कहीं कोई ऐसा होटल और ढाबा तो नहीं जो पहचान छुपाकर दुकान चला रहा है। प्रशासन का आदेश बिल्कुल क्लियर है। पहला, कांवड़ रूट पर ढाबा रेस्टोरेंट वालों को अपनी पहचान बोर्ड पर लिखनी होगी। दूसरा, दुकानों पर लाइसेंस और पहचान पत्र लगाना होगा। तीसरा, कांवड़ यात्रा रूट पर खुले में मांस बिक्री नहीं होगी। 28 जून को स्वामी यशवीर महाराज और हिंदू संगठन के कई लोग दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहुंचे। शिकायत मिली थी कि ढाबा मुस्लिम का है, लेकिन हिंदू नाम रखकर चलाया जा रहा है। हिंदू संगठनों के लोगों ने जमकर हंगामा किया। ढाबे पर काम करने वाले शख्स के साथ बदसलूकी की। यशवीर महाराज और उनकी टीम पर आरोप लगा कि उन्होंने ढाबे के कर्मचारी के साथ मारपीट की। कर्मचारियों से जबरन उनके आधार कार्ड मांगे। धर्म चेक करने के लिए जबरन पेंट उतरवा कर चेकिंग की। अजी मालिक यही है, इसने बता दिया। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल के नाम है। यशवीर महाराज और उनकी टीम पर आरोप लगा कि उन्होंने ढाबे के कर्मचारी के साथ मारपीट की। कर्मचारियों से जबरन उनके आधार कार्ड मांगे। धर्म चेक करने के लिए जबरन पेंट उतरवा कर चेकिंग की। वहीं ढाबे पर जिस शख्स के साथ ये सब हुआ, वो बार बार पूछने पर भी अपना नाम गोपाल ही बताता रहा। बीती 28 तारीख को दिल्ली देहरादून हाईवे पर बने इस पंडित जी वैष्णो ढाबे को लेकर विवाद हुआ। दरअसल यहाँ पर स्वामी यशवीर जी महाराज पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ और
कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तो लिहाजा एक एक ढाबे पर जाकर वो आइडेंटिटी चेक कर रहे थे, उनकी पहचान पत्र देख रहे थे कि आखिर कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंचे तो उनका दावा है कि पंडित जी वैष्णो ढाबे के नाम से इस ढाबे का संचालन किया जा रहा था, जबकि इसको चलाने वाले जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। अब यहाँ पर दो महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? सुमन। सुमन, सुमन ये बताइए इस ढाबे का मालिक कौन है? दीक्षा शर्मा जी। दीक्षा शर्मा जी। तो यहाँ पर एक गोपाल नाम का शख्स है जिसकी बताया जा रहा है पिटाई भी की, उसके ऊपर उसकी पैंट भी उतारने का आरोप है। कितनी सच्चाई है इस बात? ये तो इधर से आई भाग, काफी पब्लिक थी और धक्कम धक्की करते अंदर ले गए। बल्कि हाँ जी, और वो रो भी रहा था। मैं यहाँ पे खड़ी थी, वो जब मेरे साथ में दूसरी वो खाना लगा रही थी, मैं खाना दे रही थी, तो वे उसे अंदर ले गए तो वो रो रहा था। पैंट उतरवाकर चेकिंग और मारपीट के दावे का सच क्या? पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले जो खुलासा हुआ है वो ये है कि खुद को गोपाल बताने वाले शख्स का नाम तजम्मुल है। इंडिया टीवी के पास तजम्मुल के आधार कार्ड की वो कॉपी भी है जिस पर उसका असली नाम लिखा है। तजम्मुल ने उस वक्त अपना आधार कार्ड नहीं दिखाया था, लेकिन अब उसका आधार कार्ड सामने आ गया है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ उसका असली नाम, पिता का नाम, पता और सब कुछ साफ साफ लिखा है। खुद को गोपाल बताने वाले तजम्मुल ने अपने पिता का नाम भी सुरेश बताया था, लेकिन आधार कार्ड से ये साफ हो गया कि उसके पिता का नाम सुरेश नहीं मकसूद है। तजम्मुल मुजफ्फरपुर के बजेरी गांव का रहने वाला है। ये बताओ पूरा नाम क्या है आपका? तजम्मुल। जोर से बोलिए। तजम्मुल। तजम्मुल। गोपाल आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम रखा था उन्होंने, होटल वाले ने। होटल वालों? जी। किसने होटल में किसने रखा था आपका? पंडित जी ने। कौन पंडित जी? जो ये पंडित जी होटल वाले। पंडित जी कौन होटल वाले? वहाँ पे तो कई लोग काम करते हैं ना, तो किसने? सनवर। सनवर ने। तो ये सनवर क्या करता था वहाँ पे? इनका होटल है। अच्छा, उसका होटल है वो। जी। हाँ। तो ये बताओ कि है उनके यहाँ मैं काम करता हूँ। सनवर के यहाँ सफाई होगा, सफाई का, झाड़ू सफाई का, हाँ। खाना खुआने का। तो ये बताओ कि गोपाल नाम क्यों रखा फिर आपका? उन्होंने जबरदस्ती कुआ, जबरदस्ती मेरा नाम रखा। देखो जबरदस्ती। जी। तो पूछा नहीं तुमने कि भाई क्यों रख रहे हो मेरा नाम? मैं तो मामला बढ़ा, फिर मामला बढ़ाते चले गए। फिर वे नहीं रखना तो मुझे घर भेज दो, छुट्टी। अच्छा, ये कहा कि अगर नाम नहीं रखना तो घर बैठो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, क्या नाम, मैं अपने घर जा रहा, आने का नहीं, मैं होटल पहुँच जा। अच्छा। फिर उन्होंने फोन करके बुलाया अगले दिन, आजा, काम रुका पड़ा। मैं चला गया। फिर ये लोग आए, पहले तो इनकी मालिक की पिटाई हुई। अब तजम्मुल ये कह रहा है कि उसका नाम गोपाल जबरन रखवाया गया। वो किसी सनव्वर का नाम भी ले रहा है। वो ये भी कह रहा है कि सनव्वर ने मुस्लिम होते हुए खुद का नाम भी पंडित जी रखा। तो सवाल यह है कि आखिर कावड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले कावड़ मार्ग पर यह नाम चेंज का गेम क्यों खेला जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये सनव्वर कौन है? कावड़ मार्ग पर ऐसे कितने पंडित जी और कितने गोपाल हैं जो पहचान छिपाकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कौन है मालिक उसका? पंडित जी। पंडित जी किसको कहते हैं? सनव्वर को। सनव्वर जी। तो सनव्वर तो मुस्लिम समुदाय से है, तो उसको पंडित जी क्यों कहते हैं सब लोग? रख रखा अपना नाम, देखो ना। अच्छा, उसने अपना नाम भी पंडित जी रख रखा है? पंडित जी ढप्पा लिख रखा अपना नाम। हाँ। उसको। और आपका नाम गोपाल रख दिया? मेरा नाम गोपाल रख दिया। क्या कांवड़ रूट पर शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ की तैयारी है? क्या सरकारी निर्देश के बाद भी कांवड़ मार्ग पर पहचान छुपाकर होटल और ढाबा चलाया जा रहा है? मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे का असली मालिक कौन है? कड़ा किसने पहनाया था? कड़ा उन्होंने पहना था मुझे। किसने? सनव्वर ने? पंडित जी ना, पंडित जी बनने अपन आपको। हाँ। उन्होंने क्यों पहनाया कड़ा? अपना होटल चलाने के लिए। कावड़ यात्रा चल रही ना। अच्छा, यानी कि कावड़ यात्रा चल रही है इसीलिए नाम बदलवाया और इसीलिए कड़ा पहनाया? जी। पहले देखो, पहले जो हुआ था, पहले जो हुई थी चेक इन, पहले तो मैं होटल में, पहले मैं गाँव में काम कर रहा था मुनव्वर के यहाँ। अच्छा, मुनव्वर के यहाँ। आपने कभी विरोध नहीं किया कि भाई कावड़ चल रही है तो चलने दो, मैं तो अपना नाम नहीं बदलता, काम करवाना है करवाओ, नहीं तो मैं तो नहीं करूंगा, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा? तो जबरदस्ती करवाओ ना, जबरदस्ती नहीं तो चीजों घर से उठाओगे। उन लोगों ने क्या
किसने? उन्होंने, होटल वालों ने। नहीं तो तुझे घर से उठवा देगा। हाँ। कई बार क्या उन्हें घर से, हाँ। घर का पता नहीं था उनके। हाँ। तेरे घर ही अम्मा, आज तेरी माँ को बता अम्मा। तो आपको ये नहीं पता था कि अगर नाम बदल लोगे तो फिर जो है बाद में दिक्कत होती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर? नहीं, उन्होंने रखा नहीं दिया। मैंने कहा मगर जो नाम रखूँगा, जो मेरा नाम है वो रखा हो करो मुझे। हाँ। और गोपाल गोपाल ना कहा करो, जो दिया होता वही कहता। तजम्मुल पीड़ित है या आरोपी, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि मुजफ्फरनगर हाईवे पर बने पंडित जी वैष्णो ढाबे का असली मालिक कौन है, क्योंकि हिंदू संगठन आरोप लगा रहा है कि ढाबा का नाम वैष्णो है, लेकिन यहाँ जो पेमेंट के लिए QR कोड लगा था वो किसी सनव्वर के नाम से था, जिसे बवाल के बाद आनन फानन में बदल दिया गया है। ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी भी यही बता रहे हैं। विवाद के बाद यहाँ नए QR कोड लगाए गए हैं। पहले यहाँ बारकोड स्कैन करने पर सनव्वर का नाम आता था। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस ढाबे पर काम करने वाले शख्स की पैंट उतारने का आरोप जो है वो यशवीर महाराज और उनके समर्थकों पे लगा। दरअसल उनका ये दावा था यशवीर महाराज का कि जब वो यहां पर पहुंचे तो पंडित जी वैष्णो ढाबे के नाम से ढाबा चलाया जा रहा है और जो बारकोड था वो सनव्वर के नाम का लगा हुआ था। और अब हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं तो यहां पर आप देखें बारकोड जो हैं वो लगे हुए हैं और मैं अपने UPI से इसको स्कैन करूंगा जिसमें पता चलेगा कि ये जो है किसके नाम से है। ये देखिए, ये यहां पर सुनील शर्मा नाम से जो है बारकोड लगा हुआ है। दूसरा बारकोड चेक कर लेते हैं, ये भी जो है सुनील शर्मा के नाम से लगा हुआ है। बाकी 2 बारकोड पीछे लगे हैं, इन्हें भी चेक करते हैं। इस बारकोड पर जो है आप देखेंगे तो दीक्षा शर्मा का नाम आ रहा है। अब ढाबे पे काम करने वाले एक शख्स से हम बात कर लेते हैं। भैया जरा इधर आइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गौतम कश्यप है। गौतम जी। कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 2 दिन हो गए जी, आज मेरे को 2 दिन हो गए आज। 2 दिन से काम जी। कर रहे हो। तो ये बताओ ये बारकोड कब बदले गए? ये बारकोड कल बदले गए थे जी, सुबह ही। कल सुबह? जी, मॉर्निंग में। तो इससे पहले किसके नाम के थे? इससे पहले का तो मेरे को पता नहीं जी, लेकिन जब मैं सुबह ही आया था मेरे को एक चेंज मिला था यहाँ पे। अच्छा, बदले हुए? जी। अब सवाल है कि आखिर ये सनव्वर कौन है? उसने तजम्मुल की पहचान छुपाकर उसे ढाबे पर क्यों रखा? तजम्मुल खुद को दिमागी तौर पर बीमार बता रहा है। वो कह रहा है कि सनव्वर ने कांवड़ यात्रा के चलते जबरन उसका नाम गोपाल रखा था। उसने जबरन उसे कड़ा पहनने के लिए कहा था। सनव्वर उसे ना खाना देता था और ना ही पैसे। रात 2 बजे तक काम करवाता था। जब वहां पे उस दिन पूरा हादसा हुआ, वो लोग आए, भीड़ आई वहां पर, तो मारपीटाई हुई, तो उस दिन भी आपसे नाम पूछा गया तो आपने गोपाल क्यों बताया? तब सबके सामने सच क्यों नहीं बताया? देखो तब इस गैर कितना उन्हें नहीं फिर बोला क्या नाम तीन लोग क्यों नहीं बताया? मैं गोपाल बताया मैंने अपना नाम। हाँ। मेरा नाम है तो सही, उसमें क्या नाम है, एक मुसलमान। ढाबे वालों ने कड़ा भी पहरा रखा था आपको। दूसरा ये कि जो ढाबे वाले हैं उन्होंने नाम इसलिए बदला हुआ था क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही थी। क्या सच्चाई है इसमें? जी नहीं था, पहले से ही नाम रखा था, 1.5 महीने से नाम रखा था, जब तो कांवड़ नहीं चल रहे थे। देखो पूरा रमजान से मेरा नाम यही रखा था गोपाल जी। मगर है तो मुसलमान, मेरा नाम क्यों रख रहे हो? कड़ा पीना जबरदस्ती, वो कड़ा मुश्किल तो लिखा, पुलिस वालों ने काटा था जबरदस्ती खींच को। क्या कुछ लिखा हुआ भी था कड़े पे? नहीं, सादा ही कड़ा था, स्टील का कड़ा था। अच्छा, स्टील का कड़ा। तो कड़ा क्यों पहनाया? ताकि हिंदू लगो आप? हिंदू लोग होता आप हिंदू में। सनव्वर पर जो आरोप तजम्मुल लगा रहा है वही बात उसके गांव वाले भी कह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सनव्वर ने सोची समझी साजिश के तहत तजम्मुल को 1.5 महीने पहले ढाबे पर रखा, उसका नाम बदला, हिंदू दिखाने के लिए उसके हाथ में कड़ा पहनाया। ये देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, यही है। ये बजेडी का ही है। क्या नाम है इसका? तजम्मुल। और ये कहाँ काम करता है? होटल में, पंडित ढाबे पे। पंडित जी ढाबे पे। जी। इसी के साथ जो है मारपीट और पेंट उतारने का मामला सामने? जी, इसी के साथ आया। तो इसका नाम क्या गोपाल है? नहीं, गोपाल क्यों? जब ये मोमडन है तो गोपाल कैसे होगा इसका नाम? हाँ। वो तो ढाबे वालों ने रखा हुआ था, इसका नाम कड़ा भी पहना रखा था, उन्होंने जबरदस्ती अपने दबाव में रख रखा था। हाँ। अच्छा, दिमाग का वो मेंटल है, उसे इतनी खबर नहीं है कि तुझे इसका अंजाम क्या होगा। हाँ। जबरदस्ती दबाव बनाया। मैं भी एक रोज गया वहाँ पे इससे मिलने के लिए, इसे लाने के लिए, तो मेरे साथ भी लड़ने मरने को तैयार हो गए। मुझे यहाँ तक भी धमकी दी कि बोलता पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा का अहम पॉइंट है।
इस रूट पर शिवरात्रि तक कांवड़ यात्रा चलती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से जब लाखों संख्या में कांवड़िए आते हैं तो वो पश्चिमी यूपी के इसी रास्ते से गुजरते हुए हरिद्वार तक जाते हैं और इसी रूट से फिर जल लेकर वापस आते हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि कांवड़िए जब यहाँ आए तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस होटल और ढाबे पर खाना खा रहे हैं। कहीं खाने में प्याज लहसुन तो नहीं पड़ा है। सावन के महीने में शिव भक्तों की आस्था का ध्यान सिर्फ हिंदू दुकानदार ही रख सकता है। हिंदू संगठनों का कहना है कि उनकी पहचान अभियान का यही मकसद है कि पवित्र सावन के महीने में अशुद्ध खाने से किसी की आस्था पर चोट न पहुंचे, किसी कांवड़िए का व्रत न टूटे, किसी तरह के विवाद की नौबत न आए। हरिद्वार हाईवे पर जितने भी ढाबे हैं उन पर पहचान बहुत मायने रखती है और जब से ये खबर सामने आई कि कुछ लोग अपना नाम बदलकर ढाबे पर काम कर रहे हैं तो लोग सचेत हैं और नाम भी पूछ रहे हैं। एक ऐसे ही शुद्ध हरियाणवी ढाबे पर हम हैं, उसके मैनेजर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या नाम? प्रियांशु। प्रियांशु जी, यहाँ लोग आते हैं तो क्या पूछते हैं कि आपके पास स्टाफ कौन है, खाना बनाने वाला कौन है? सब पता करना पड़े, सब जानकारी रखे, सब जानकारी रखते हैं। तो आप स्टाफ हायर करते वक्त क्या ध्यान रखते हैं? कावड़ के समय में कोई भी मुस्लिम ना हो, प्याज वगैरह ना हो, ये इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। तो जब आप किसी को खाना सर्व करते तो कोई आपसे नाम भी पूछता है? हाँ जी, पूछता है। वैसा हिंदू ही है नाम हमारा, तो पूछता भी हम तो वैसे हिंदू ही है। सर, जब आप किसी ढाबे पर रुकते हैं तो क्या गौर करते हैं? भाई खाने का भी देखना पड़ा है और तो नाम भी पूछ लेते हो कई बार आप वेटर का? पूछ लेते हैं जी, बिल्कुल। देखो, अगर हम अपनी यात्रा पे चल रहे हैं तो ये पूछना है ना हमारा कर्तव्य है भाई, क्योंकि हमने जो अपना जल उठाया है, ठीक है, तो उसको भाई हमने अपने स्थान पे पहुंचाना है, तो इस चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस रोड पर ये बहुत मायने रखता है कि खाना कौन खिला रहा है, किन हालात में खाना बन रहा है, और जैसा कि मैनेजर बता रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी मुस्लिम कारीगर कम से कम सावन या कावड़ के वक्त के दौरान यहां ना हो, उन्हें हायर नहीं करते हैं। ये फर्क इसलिए है क्योंकि यात्रा पर आने वाले धार्मिक यात्रा पर निकले हैं और जब वो इस तरह किसी ढाबे पर रुकते हैं तो वो धार्मिक पहचान को लेकर अतिरिक्त सतर्क और पूछने वाले ग्राहक होते हैं। अब तक आपने पूरा मामला समझ लिया, अब आपको पुलिस की बात सुनाती हूं। 48 घंटे से मुजफ्फरनगर पुलिस इस मसले पर खामोश थी। पुलिस ने केवल आरोपियों को नोटिस दिया था, लेकिन जब गोपाल ने की तजम्मुल होने की पुष्टि हो गई तब मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने इंडिया टीवी से बात की। एसएसपी ने इस विवाद के बारे में कुमार सोनू को क्या बताया वो आप भी देखिए। एक प्रकरण हुआ है मुजफ्फरनगर में पंडित जी ढाबे को लेकर, पूरा विवाद क्या है, उसमें पुलिस की कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, ये एक विषय वस्तु ऐसा है जिसमें अभी मैं जांच करवा रहा हूं और इसमें जांच हमारी एसपी सिटी और एडीएम की टीम कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोई मुकदमा इसमें दर्ज पंजीकृत किया गया? अभी कोई इसमें अभियोग दर्ज नहीं किया गया इस मामले में। हाँ, कुछ छोटे छोटे जो भी उसके इतर जो इशूज थे उसमें कुछ कार्रवाइयां की गई हैं जिसमें जांच चल रही है, तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल इसी से संबंधित, जो यशवीर महाराज और उनके समर्थक आए थे और वो सब चेकिंग वेकिंग करने का था, तो क्या उन्हें नोटिस वगैरह देके जांच में शामिल होने के लिए कहा? मैंने बताया ना कि ये मामला भी इसमें हमारे एसपी सिटी और एडीएम की जांच चल रही है। जो भी चीजें हैं और जो भी लोगों को नोटिस इशू की जा रही है ताकि उसकी जांच पूरी तरह से की जा सके। उत्तर प्रदेश में कावड़ को लेकर घमासान है तो महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मिठाई की एक दुकानदार को इसलिए थप्पड़ मार दिया, उस मालिक को इसलिए थप्पड़ मारा कि उसने मराठी में बात नहीं की। अब एक गैर मराठी युवक को मराठी शख्स से उलझना भारी पड़ गया। उद्धव ठाकरे के नेता की पंचायत में उसे कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। कान पकड़कर माफी मांगी, सॉरी कहा, आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराने का वादा किया, यहां तक कि पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया। इसके बावजूद इस युवक को माफी की बजाय मिला जोरदार थप्पड़।
थप्पड़ वाली ये पंचायत लगी शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व सांसद राजन विचारे के दरबार में, जहां इस युवक को कान पकड़कर माफी मंगवाई गई, पांव पकड़ने के लिए मजबूर किया गया। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब ये सब ड्रामा क्यों हुआ और माफी मांगने वाले युवक की गलती क्या थी? उद्धव गुट के पूर्व सांसद ने ये पंचायत क्यों लगाई? इसकी वजह भी जान लीजिए। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर पिछले कई दिनों से घमासान मचा है। इसी घमासान के बीच ठाणे रेलवे स्टेशन के पास मारपीट हो गई। यहाँ 3-4 युवकों ने एक मराठी युवक की पिटाई कर दी। युवक को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटा, फिर उन्हें स्टेशन से बाहर खदेड़ दिया। ये खबर तुरंत फैल गई कि हमला मराठी युवक पर हुआ है। इसके बाद तो बवाल मच गया। बड़ी संख्या में मराठी उसके समर्थन में जमा हो गए और पिटाई करने वाले युवकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मराठी युवक मोबाइल रिचार्ज कराने स्टेशन के पास स्थित मोबाइल दुकान पर गया था। वहां काफी देर इंतजार करने के बाद दुकानदार ने कहा कि रिचार्ज मौजूद नहीं है। इस पर युवक ने सवाल किया। इसी के बाद बवाल शुरू हुआ। मामला इतना आगे बढ़ा कि दुकान में काम करने वाले युवकों ने शख्स की पिटाई कर दी, जिसमें युवक घायल हो गया और उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के पूर्व सांसद राजन विचारे को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया। उन्होंने आरोपी दुकानदार को ठाणे में अपने ऑफिस बुलाया और शिव सैनिकों की मौजूदगी में उसे सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर माफी मांगने को कहा। मुंबई में अभी केवल यही थप्पड़ कांड सुर्खियों में नहीं है, एक और थप्पड़ कांड का बवाल मचा हुआ है। ये थप्पड़ कांड राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से जुड़ा है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने 29 जून को मीरा भयंदर में एक दुकानदार की इसलिए पिटाई कर दी थी कि वो मराठी नहीं बोल रहा था। अब इस पिटाई के खिलाफ बवाल मच गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी चल रही है। मीरा रोड पर काला रिबन बांधकर लोग सड़कों पर जमा हो गए और प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? प्रदर्शनकारी दुकानदारों का कहना है कि वो मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन भाषा के नाम पर मारपीट उन्हें मंजूर नहीं है। रिबन भी बांध के आए हैं, ब्लैक रिबन बांध के आए हैं, क्या वजह? ब्लैक का रीजन ये है कि हमारे भाई बाबू भाई के मिठाई की दुकान पे अत्याचार हो गया, उनके ऊपर अटैक कर दिया है बगैर फालतू महाराष्ट्री भाषा को लेके। क्या नाम सर आप? आज ये विरोध प्रदर्शन का क्या पीछे क्या वजह? विरोध प्रदर्शन का ये मतलब है कि हमारे जो जोधपुर स्वीट के बाबूजी है उनके ऊपर जो हाथापाई हुई है वो उसका निषेध करते हैं। हम महाराष्ट्र भाषा का हम सम्मान करते हैं, हमारी महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, ये हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये हाथ उठाने का व्यापारी के ऊपर ये कौन सा ये न्याय, बोलो बताओ। पुलिस से कुछ बात हुई, कुछ सुरक्षा देगी पुलिस की नहीं देगी? ऐसा है, पुलिस सुरक्षा देंगे, पुलिस ऐसा नहीं। महाराष्ट्र सरकार पे हमको पूरा भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हुआ आगे किसी व्यापारी के साथ नहीं होना चाहिए, इसके लिए पूरा व्यापारी हमारे निषेध करते हैं। तो इस वक्त आप देखिए कि लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और काला रिबन भी बांध के आए हैं अपने बाजुओं पे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरीके से व्यापारी वर्ग के साथ इस तरीके से मारपीट हुई है वो आगे न हो। पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और भाषा के नाम पर राजनीति करते हुए कम से कम व्यापारियों को टारगेट न किया जाए, इस वजह से इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन मीरा रोड में किया गया है। एमएनएस थप्पड़ कांड के खिलाफ मीरा रोड इलाके में व्यापारियों में काफी उबाल है। व्यापारियों ने आज यहां बंद बुलाया है। मारवाड़ी समुदाय और व्यावसायिक संगठनों ने सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद बुलाया है। आज झंडे लेकर प्रदर्शनकारी मीरा रोड में मिठाई की दुकान पर भी पहुंचा, जहां मराठी ना बोलने पर दुकानदार की पिटाई हुई थी। के बाहर उनके इस दुकान के मालिक के साथ मारपीट हुई थी।
वहां पर व्यापारी वर्ग पहुंचा है। हाथ में बैनर है, तख्ती है, उस पर लिखा गया है कि भारत में सभी भाषाओं का सम्मान जो है वो किया गया है। यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसको क्या मैसेज देने की कोशिश कर? देखिए, मनसे के कार्यकर्ताओं ने जो जोधपुर सीट के मालिक पर हमला किया, उसके निषेध में आज यहाँ पर लोग आक्रोशित है और सभी की, ये मीरा भाईंदर के सभी व्यापारी एसोसिएशन, सामाजिक संस्था के एसोसिएशन, हर समाज के लोगों का आज वो रस्ते पे उतरे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं महाराष्ट्र स्टील उद्योग व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। इस नाते हमारी भी यही मांग है कि जिन लोगों ने गलत कृत्य किया है वो जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए, ताकि दोबारा मीरा भाईंदर शहर में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार के किसी भी भाषी, किसी भी लोगों के साथ, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, किसी के साथ इसका दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। दरअसल मुंबई में पिछले कुछ समय से मराठी और गैर मराठी विवाद गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ चुके हैं। दोनों के विरोध के कारण महाराष्ट्र सरकार को हिंदी को पहली क्लास से अनिवार्य बनाने का अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। इसके बाद 5 जुलाई को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की एक साथ रैली होने वाली है। अब बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र में मराठी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करना होगा। किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं देगी और यद्यपि कोई लेता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वो कौन से दल का है, छोटा बड़ा नेता अभिनेता कोई भी हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मराठी का सम्मान मुंबई महाराष्ट्र में है, रहेगा। जब तक चंद्रमा और सूरज है तब तक पहली भाषा मराठी होगी, पर अन्य सभी भाषाओं का सम्मान होगा। मुंबई में कुछ समय बाद बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले सभी दल अपने अपने हिसाब से मराठी वोटों को भुनाने में जुट गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मराठी नहीं बोलने पर पिटाई करने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कुछ रिपोर्टर से उन्होंने ये वीडियो हमें भेजा था, तो फिर जो कंप्लेंट है उसको कांटेक्ट करके उसकी कंप्लेंट ली गई है। मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। 7 लोगों के नाम जो है सामने आए हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। आज प्रदर्शन हुआ था सर, उसमें लोग बड़े गुस्से में थे कि अज्ञात लोगों के खिलाफ आपने मामला दर्ज किया, जबकि तस्वीर में, वीडियो में लोग दिख रहे थे जिन लोगों ने ये हरकत की थी। बिल्कुल, जो कंप्लेनेंट रहता है उसको उसके नाम मालूम चाहिए, लेकिन उनको नाम नहीं मालूम तो अज्ञात ही लिखते, फिर वीडियो देख के उनके नाम जो है निष्पन्न किए गए। पता चल गया है सर कौन कौन लोगों ने ये हरकत की है? हाँ बिल्कुल, सबके नाम सामने आए हैं, उनके ऊपर हम एक्शन भी ले रहे हैं कड़ी से कड़ी। गिरफ्तारी हुई है कोई? इसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन नोटिस दिया गया है। BNSS 35 सेक्शन के तहत कार्रवाई की गई है। आज देश के 3 बड़े शहरों से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। दिल्ली में नौकर ने मां और बेटे का मर्डर कर दिया, तो लखनऊ में दामाद ही सास ससुर का कातिल बन गया। वहीं वाराणसी में कॉलेज गई छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दिल्ली में नौकर आखिर क्यों अपनी मालकिन की जान का दुश्मन बन गया? उसने डांट से नाराज होकर डबल मर्डर को अंजाम दिया, या इस हत्याकांड के पीछे कोई और वजह है? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में मां बेटे की गला रेत कर हत्या। लखनऊ में सास ससुर की बेरहमी से हत्या। बनारस में MSc छात्रा का गला रेत डाला। दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी देश के 3 बड़े शहरों से झकझोर देने वाली खबरें आईं। दिल्ली में नौकर ने मां और बेटे की घर में हत्या कर दी, तो लखनऊ में दामाद ने अपनी सास और ससुर की चाकुओं से गोद कर जान ले ली। वाराणसी में एक छात्र ने MSc फर्स्ट ईयर की छात्रा का गला रेत कर हत्या कर दी। दिल्ली के लाजपत नगर के इस मकान की खुशियां अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं। इस मकान में रहने वाली 42 साल की रुचिका और उनके 14 साल के बेटे की अब केवल यादें बची हैं। उनकी हत्या का आरोप परिवार के ही नौकर पर है। आरोप है कि नौकर मुकेश ने ही रुचिका और उनके बेटे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।
रुचिका लाजपत नगर मार्केट में अपने पति के साथ गारमेंट की दुकान चलाती थी। मुकेश इसी दुकान में हेल्पर का काम करता था। कल रात को रुचिका के पति कुलदीप जब दुकान बंद कर घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, साथ ही सीढ़ियों पर खून के निशान नजर आए। इससे घबराए कुलदीप ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो सभी के होश उड़ गए। अंदर रुचिका का खून से लथपथ शरीर घर के बेडरूम में पड़ा था, जबकि उनके बेटे का शव बाथरूम में मिला। कुलदीप को तुरंत दुकान के हेल्पर मुकेश पर शक हुआ क्योंकि वो गायब था। इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मुकेश की तलाश शुरू की और आज सुबह यूपी ने उसे दीनदयाल जंक्शन स्टेशन से पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने जब मुकेश से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि दुकान की मालकिन उसे डांटती थी, इसीलिए कल उसने मां और बेटे को मार डाला। लेकिन गारमेंट शॉप में काम करने वाले बाकी कर्मचारी इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि रुचिका का बर्ताव डांट डपट करने वाला था ही नहीं। उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, इसलिए क्या मालकिन का व्यवहार कैसा था आप लोगों? नहीं, मालकिन का इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मुकेश कह रहा है कि ऐसा व्यवहार कुछ भी खराब था, व्यवहार एकदम सही है। कितना साल हुआ हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं। ये लड़का 22 साल से काम करता है, मैं 30 साल से काम सब देते थे हमें पहनने के लिए, कितना भी पैसे मांगे तुरंत दे देते हैं। आप ही के साथ मुकेश काम करता था? हाँ, शॉप पे काम करता था। ये आपने सुना होगा कि मुकेश ने हत्या कर दी। मुकेश कैसा था और कब से यहाँ काम कर रहा था? 3 साल से था, 3 साल से काम कर रहा था। रहने वाला बिहार का था और एक बार गांव चला गया 5 दिन के लिए, 5 दिन बोल के फिर आया 28 दिन पे, फिर गांव से आया 3-4 दिन ड्यूटी किया, पैसे लिया, फिर छुट्टी मार के घर बैठ गया 8 दिन। कह रहा मेरे पेट में पत्थर है, मैं नहीं आ रहा। तो फिर कल कॉल किया, कह रहा आ जाऊंगा, कल आऊंगा। मुकेश क्या घर का काम करता था या दुकान का काम करता था? दुकान में काम करता था मुकेश। हाँ। वो दुकान में ही था। पहले वो 2-3 दिन की छुट्टी मांग करके 3-4 दिन की छुट्टी मांगे, 27 दिन में आया बिहार से वापस। और अभी आने के बाद उसने 2 या 3 दिन काम करा, 3 दिन यहाँ गोदाम में काम किया। उसको कह रहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, छुट्टी कर गया। हमने कहा चलो होगा, कोई दिक्कत होगी। कितने दिन से नहीं आ रहा था? 8 दिन से नहीं आ रहा था। अब पुलिस मुकेश से पूछताछ में जुटी है। सवाल है कि आखिर हेल्पर ने मां और बेटे की हत्या क्यों की। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि मुकेश पहले भी क्राइम की वारदात में शामिल रहा है। आखिर अकेले इस डबल मर्डर को उसने कैसे अंजाम दिया। रुचिका की पड़ोसियों का भी कहना है कि उनका अपने पड़ोसियों और नौकरों के साथ बर्ताव अच्छा था। बहुत अच्छी फैमिली थी, मिलनसार थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छे से मिलती थी हमेशा, वो जब भी बाहर मिलती थी। और हस्बैंड की शॉप पे भी जाती थी, मार्केट जाती थी, बेटा उनका पार्क में खेलता था, हमसे मिलते थे। बहुत अच्छी फैमिली थी, कोई ऐसी उनमें कोई एक भी लूज पॉइंट नहीं है, बहुत नाइस थी। जो नौकर है, जिस नौकर को मैं नहीं जानती एक्चुअली, ये यहाँ पे रहते हैं ना, ये भी कहते कि नौकर हमारे पास नहीं आता था, वो ऊपर ही अंदर काम करता होगा। अच्छा। बाकी किसी से बोलचाल नहीं थी नौकर की बाहर। नौकर ने कहा कि मालकिन अच्छा व्यवहार नहीं करती? नहीं, उनका बहुत अच्छा था। अब नौकर तो जो मर्जी बोले, उसने गलत काम किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। आप यहीं काम करती हैं? ये घर के आगे आपका प्रेस की दुकान है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप जानते थे? जानते क्या, आते जाते देखते थे, कोई बातचीत नहीं होती थी ऐसी कोई। अच्छा, आते जाते देखते थे? हाँ। क्या कल आप कितने बजे तक यहाँ पे थे? कल हम गए 6:30 बजे करीब, शाम को चले गए। तो उसके बाद की ये घटना है? हाँ, 6:30 बजे। तो क्या उस 6:30 बजे आपने उससे पहले मुकेश को ऊपर जाते हुए देखा था? ये तो कुछ नहीं देखा है हमने। नहीं। कभी क्या घर से लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी? कोई आवाज नहीं आती थी, कभी नहीं। फिलहाल इस घटना ने लोगों में सिरहन पैदा कर दी है। दिल्ली की ही तरह लखनऊ से भी डबल मर्डर की खबर सामने आई। लखनऊ में रिश्तों का कत्ल हुआ। एक शख्स ने अपने बुजुर्ग सास ससुर की हत्या कर दी। आखिर इस व्यक्ति पर इतना खून क्यों सवार हुआ कि उसने ससुराल जाकर धारदार हथियार से 2 लोगों की हत्या कर दी। इसकी वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लगभग इसी तरह की घटना लखनऊ से भी आई है। फर्क यह है कि दिल्ली में नौकर ने डबल मर्डर को अंजाम दिया, तो लखनऊ में दामाद ही सास और ससुर का कातिल बन गया। लखनऊ के आलमबाग में घर में फ्लोर पर लगे खून के निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस डबल मर्डर को कितनी बेरहमी से अंजाम दिया गया है। आलमबाग के विजय खेड़ा पूर्व में दामाद अपनी पत्नी के साथ चल रहे विवाद में इस कदर गुस्से में अंधा हो गया कि अपने ससुर और सास की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इस हमले में 80 साल के अनंतराम और उनकी 75 साल की पत्नी आशा देवी की मौत हो गई।
शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसी और किराएदारों ने दामाद जगदीप को दबोचा और उसे पुलिस के हवाले किया। ये वारदात हुई है तो इनकी बेटी हमारे घर की तरफ भागी, कहने बचाओ बचाओ। तो हमने ये सोचा कि कोई घर की प्रॉब्लम में बीमार भी रहते थे अटैक वाला। तो हम इस वर्ष से जब मैं अंदर भागा तो मैंने खून से लथपथ देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं पास में गढ़ी कनौरा पुलिस चौकी है, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ सूचना दी भी, पुलिस वाले आए। पुलिस वाले आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हमसे 112 पे कॉल करके एम्बुलेंस मंगवाइए और सूचना दीजिए। फिर यहाँ पे आफा तफरी मच गई। भाई यही मंजर रहा और बहुत ख़राब रहा। दोनों लोगों आपने देखा कि जी बहुत बुरी तरीके से था मैम, देख नहीं सकते वो चीज़। लोगों को कुछ जानकारी पहले ये तंग वंग करता था अपने पति? नहीं, एक्चुअली में हम लोग को बस इतना ही पता था कि ये दोनों मियाँ बीवी में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, इतना ही पता था। बाकी तो हम तो थोड़ा सा दूरी पे रहते हैं। अचानक से पता चला कि हाँ वो मिलने आया था बच्ची से, अपने बच्चे से मिलने आया था, बातचीत हुई और उसके बाद उसने तुरंत बैग से चाकू निकाल के वार करने शुरू कर दिए। बस इतना ही हमें पता है। हम लोग जब आए तो बॉडी यहाँ से जा रही थी, बस इतना ही मुझे मालूम है। क्योंकि रात का समय था तो इस वजह से सब अपने अपने घरों में थे। जब शोर शराबा हुआ तो हम लोग निकल के आए घरों से। जब तक आए हम लोग तब से बॉडी दोनों खत्म हो चुके थे। पुलिस अब दामाद जगदीप से पूछताछ कर रही है। वहीं अपने माता पिता को खोने के बाद उनकी बेटी पूनम सदमे में है। उसे भरोसा नहीं हो रहा कि उसके पति ने ही इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। अभी तक ये जानकारी सामने आई है कि जगदीप को शराब पीने की आदत थी। वो आए दिन अपनी पत्नी पूनम से झगड़ा करता था। इसी वजह से पूनम अपने मायके आई हुई थी। मैम एक्चुअली ये ड्रिंक करते थे, 10 साल की शादी हो गई थी और ये चीज़ें घर पे बाट पेट तक पहुंच गई थी। कभी कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन इस बार 13 मतलब कि अप्रैल में फिर हुआ, इन्होंने पीटा मुझे बच्चों के सामने। कुछ अनहोनी ना हो जाए और बच्चों के लिए मैंने घर छोड़ा 13 तारीख को वहाँ से, और उस बार मैंने महिला आयोग में कंप्लेंट कर दी। उसी का नतीजा है ये। इनकी मेडिटेशन हो रहा था। डिवोर्स फाइल करना चाहती थी, लेकिन वो प्रोसेस है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको डायरेक्ट आप नहीं वो कर सकते। बस वही प्रोसेस में चल रहा था। ये नाटक कर रहे थे बार बार सॉरी बोलने का, बट मैंने कहा, मैंने ये चीज बोली कि यार मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है आपके बिहेवियर से, कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो इससे बेटर ये है कि हम लोग यहीं पे रुक जाए। मगर कर दिया बंदे ने, नहीं रुका वो। मेरे अचानक बस ये बोला गया था कि बच्चे से आप मिलने से को नहीं रोक सकते। वही मैंने कल हामी भर दी। इससे पहले भी 1-2 बार मिलने आए थे, बाहर बैठ के मिल करके चले जाते थे, तो मुझे लगा चलो मिलना चाहते हैं, मिल के चले जाएंगे। कल बच्चे के बहाने से आए और सीधे अंदर पहुंच के मुझे पता भी नहीं लगा। बच्चा सो रहा था, मैं भी लेटी थी जस्ट उसे आए, मैं उठ करके बैठ गई। बस उन्होंने वो पूछा, उन्होंने तुमने डिसाइड कर लिया है? यार कुछ सोचना पड़ेगा ना। वहीं वाराणसी में भी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ मिर्ज मुराद थाना क्षेत्र के और रूपापुर में एमएससी की छात्रा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। ये छात्रा घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन हाईवे पर एक ढाबे के कमरे से उसका शव मिला। हत्या का आरोप एक छात्र पर लगा है। वारदात के बाद से युवक फरार है। छात्रा की मौत की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैल गया। लोग छात्रा का शव लेकर रोड पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। कई थाना क्षेत्रों की पुलिस को बुलाना पड़ा, जिससे कि हालात बेकाबू न हो सके। पुलिस ने छात्रा के परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें होटल मालिक, मैनेजर और अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पूरी वारदात की खबर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि इंसाफ मिलना चाहिए।
दिल्ली में नौकर ने सिर्फ मालकिन और उसके बेटे की हत्या नहीं की, बल्कि भरोसे का भी कत्ल किया। यूपी के लखनऊ में रिश्तों का मर्डर हुआ। दामाद ने अपने सास ससुर को बेरहमी से मार डाला, यानी रिश्ते नाते सब टूटते जा रहे हैं। तो वहीं पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ तोड़ बारिश हो रही है। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने कैसे पहाड़ों पर स्ट्राइक किया है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कुदरत की ट्रिपल स्ट्राइक, बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड। पहाड़ों पर हो रही है बादल तोड़ बारिश। हिमाचल से उत्तराखंड तक मॉनसून का ब्रेक फेल। पहाड़ों पर फटा बादल, मैदानों में बाढ़ से तबाही। जुलाई में सैलाबी संकट, तबाही का खौफनाक मंजर। जुलाई का महीना अभी शुरू ही हुआ है और मॉनसून का ब्रेक फेल हो गया है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक जोरदार बारिश हो रही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ों पर मचाई है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक कुदरत का ट्रिपल अटैक जारी है। पहाड़ तोड़ बारिश हो रही है तो कहीं बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। मनकुटिया के पास सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। गौरीकुंड से लौट रहे कुछ तीर्थयात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटाए जाने के बाद ही दोबारा केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी। एसडीआरएफ की टीम ने इस रूट पर फंसे 50 तीर्थयात्रियों को बाहर निकाल दिया है। सोनप्रयाग में बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है तो वहीं रुद्रप्रयाग में बादल फटने के कारण अलकनंदा नदी में उफान आ गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। घाटों पर पानी की तेज धारा बह रही है। अलकनंदा नदी के किनारे बनी भगवान शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा जलमग्न हो गई है। शिव प्रतिमा का केवल सिर दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे भगवान शिव प्रकट हो रहे हों। जिला प्रशासन ने पर्यटकों से अलकनंदा नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की है।